तो देखिए, कल मैंने आपको सबसे पहले सूत्र के बारे में बताया था। मैंने बताया था सूत्र क्या होता है, जो कम अक्षरों में अपन, या कह सकते हैं कम शब्दों में पूरी बात कह देते हैं, ज्यादा बात कह देते हैं, उसको अपन सूत्र बोलते हैं। तो इसी स्थान में, यानी कि सूत्र स्थान के लिए और भी नाम आए थे, जैसे श्लोक स्थान आया था, सिर स्थान आया था, उत्तम बोला गया था, इसको ये बात भी आई थी। पर अनुबंध चतुष्टय था। अनुबंध चतुष्टय में क्या होता है, अभिधेय होता है, प्रयोजन होता है, संबंध होता है, अधिकारी होता है। अब इसमें पहला क्या था, अभिधेय। अभिधेय के अंदर क्या आता है, आपके त्रिस्कंद आते हैं, हेतु आता है, दोष आता है, द्रव्य आता है। प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन हमारा क्या है कि आपकी जो धातु है उसमें क्षमता बनी रहे, जिसके कारण व्याधि की उत्पत्ति ना हो। और प्रयोजन किसका प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन नहीं, यहाँ पर आयुर्वेद तंत्र के प्रयोजन की बात करेगी, जो कि क्या है, धातु साम्य क्रिया चा उक्ता तंत्र से प्रयोजनम। इसके बाद संबंध था। संबंध क्या होता है, जो पढ़ा रहा है या जो बोल रहा है और जो बात बोल रहा है, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज संबंध। अधिकारी मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे आचार्य चरक ने बोला है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीन ही शास्त्र के अधिकारी हैं। तो बस हमने एक एक पॉइंट ये पढ़ा था इसके बारे में। फिर हम सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। सूत्र भी चार प्रकार के बताए गए थे, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृता सूत्र और एक ये सूत्र। ठीक है। अब ये चार प्रकार के सूत्र थे आपके, उसमें बेसिकली मैंने आपको एक एक करके समझाया था। तो गुरु सूत्र क्या होता है, गुरु अपनी बात को जिस सूत्र से कह रहा है, जिस मत से कह रहा है, डेट इज गुरु सूत्र। शिष्य सूत्र क्या होता है, गुरु के समझाने के बाद शिष्य अपनी शंकाओं को जिस सूत्र के द्वारा उपस्थित करता है, डेट इज शिष्य सूत्र। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ, डेट इज गुरु सूत्र। मेरे पढ़ाने का अगर आपको कोई डाउट होता है, पूछते हो, डेट इज शिष्य सूत्र। प्रतिसंस्कृता सूत्र का जो प्रतिसंस्कृता बताता है, लाइक प्रतिसंस्कृता कौन होता है, मैंने बताया था, जो एडिटर होता है, जिसमें बताया कहते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे आपको एक मिठाई का डिब्बा दिया, ठीक, आप, मैंने बोला कि एक लड्डू आप खा लीजिएगा, बाकी का पास ऑन कर दीजिएगा अपने बैच में। आपने करा एक डब्बा, एक लड्डू खा लिया, बाकी का डिब्बा पास ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, मिठाई सेम है, डिब्बा सेम है, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा उसमें आइटम का डिलीशन हो गया। दैट इज प्रतिसंस्कृता। प्रतिसंस्कृता मतलब क्या होता है, हल्का सा माइंड से चेंज कर देना। तो प्रतिसंस्कृता जैसे अग्निवेश तंत्र है, यानी चरक संहिता है, तो जो अग्निवेश तंत्र उसको बोला जाता है, उसके प्रतिसंस्कृता कौन है, आपके आचार्य चरक है। ठीक। उसके बाद मैंने बताया था एक ये सूत्र। तो एक ही सूत्र में क्या बताया था, जब किसी आचार्य का बात चल रही है, या किसी आचार्य के बारे में कोई बात चल रही है, तो उस उसी स्थान पर उन्हीं आचार्य से संबंधित कोई दूसरे आचार्य आ जाए। जैसे मैंने बताया था, अगर आप बात के गुण पढ़ रहे हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, और वहां पर एकदम से आचार्य भागवत के बारे में बात आ जाए, डेट ये क्या सूत्र। मैंने आपको 7 प्रकार के चतुष्क बताए थे, ये तो परसों ही बता दिया था। फिर मैंने आपको आयुर्वेद का अवतरण बताया था, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक, बड़ा इंद्र का भार। तो मैं बताता हूँ थोड़ी सी लिख करके। तो मैंने आपको क्या बताया था, बड़ा इंद्र का भार। ठीक, अब देखिए, अब बड़े इंद्र के बारे में मैंने आपको इसको डिकोड भी किया था। बी से क्या होता है, ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विनी कुमार, इंद्र से इंद्र होता है, भारत से भारद्वाज हो जाता है। इसके अलावा अगर चरक की बात करें, तो भारद्वाज की बात कौन आ जाती है, यहाँ पर आ जाते हैं आपके आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आत्रेय के गुरु कौन है अकॉर्डिंग टू चरक, तो क्या बोलेंगे, जो कल वाले बच्चे आंसर दीजिए मुझे, आत्रेय के गुरु कौन थे अकॉर्डिंग टू चरक, बताइए फटाफट। आत्रिक गुरु कौन हुए चरक के अनुसार, कल मैंने बताया था, इस पर काफी लोड दिया। जल्दी बताइए, चरक के अनुसार आत्रिक गुरु कौन हुए। एक मिनट में, आपका शायद माइक ओपन नहीं है, उस माइक को खोल देते हैं। आप चैट सेशन में भी आंसर कर सकते हैं। चलिए, अब आंसर करिएगा भारत आप लोग। भारद्वाज बहुत। भारद्वाज। भारद्वाज। तो कुछ ध्यान रखना है, बड़ा इंद्र का भार, और यहाँ पर चरक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आत्रेय आ जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा, और दोबारा से आंसर भी कर दे रहा हूँ। देखिए, आत्रेय अकॉर्डिंग टू चरक की बात हो रही है अभी यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू चरक, जो आत्रेय के गुरु थे कौन थे, भारद्वाज थे। और अकॉर्डिंग टू भागवत बता दीजिए मुझे, भागवत के अकॉर्डिंग आत्रेय के गुरु कौन थे, इंद्र। 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 बहुत अच्छा। तो को ध्यान रखना है, इन भागवत भारद्वाज इज एबसेंट। यानी जब आप भागवत संहिता की, यानी कि अष्टांग हृदय की बात करेंगे, तो वहां पर भारद्वाज के बारे में नहीं आया है। वहां पर आत्रेय के गुरु भारद्वाज को ना बता करके सीधे किसको बताया है, इंद्र को बताया गया है। ठीक है। चलिए, अपन इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, नया पेज ले लेते हैं।
ठीक है, फिर मैंने ये बताया था, फिर मैंने आपको ये बताया था सारे ऋषि कहाँ पर इकट्ठे हुए थे, हिमालय पर इकट्ठे हुए थे। टोटल ऋषि कितने थे? 53 थे। कितने थे टोटल? 53 थे। मैंने आपको 6 नाम याद कराए थे, पेंगी था, अगस्त्य था, कांकायन था, वशिष्ठ था, सांक्य था। उसमें जो सांक्य था वो एक ऋषि का भी नाम है और एक शब्द है। ठीक है, ऋषि के नाम के अलावा वो एक शब्द है जो कितनी बार आया है टोटल, बताइए कितनी बार आया है टोटल? 5 बार। 5 बार। ठीक है, कितनी बार आया टोटल? 5 बार आया है। तो मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ गए थे, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, यानी अगर आपको पुरुषार्थ चतुष्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है? आरोग्य या स्वस्थ होना जरूरी है। ये बात बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बताए थे इंद्र के लिए काफी सारे वर्ड यूज हुए हैं, लाइक शक्र यूज हुआ है, अमर प्रभु यूज हुआ है, शरण्य यूज हुआ है। इसके बाद फिर मैंने त्रिसूत्र बताया था, हेतु, लिंग और शब्द। हेतु के अंदर 3 चीज आती है। क्या क्या आता है हेतु के अंदर? असत में इंद्रिय सहयोग आता है, प्रज्ञा अपराध आता है, परिणाम आता है। जो परिणाम था मैंने बताया था, परिणाम मतलब जो समय के कारण जो समय पास होता है या कोई ऐसा समय आता है वो ऊपर नीचे होता है तो व्याधि जो उत्पन्न होती है, दैट इज परिणाम। जैसे मैंने बताया कि गर्मी सर्दी हो गई, सर्दी से बरसात हो गई, ये जो सीजनल वेरिएशन आ रहा है, दैट इज परिणाम। उसके अलावा जैसे मैंने बताया था, जैसे कुछ लोग ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, सभी लोग बूढ़े होते जाते हैं, कोई जल्दी कोई लेट, लेकिन ये जो जरा है, जरा मतलब ओल्ड एज या बुढ़ापा, ये क्या है? एक तरीके से नेचुरल है। कैसा है ये? नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़े समय तक आपको कहते रोक देंगे, लेकिन ये नहीं खत्म कर देंगे या आने ही नहीं देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसी तरीके से मृत्यु होती है, मृत्यु भी नेचुरल, डेथ भी नेचुरल, डेथ इज अ नेचुरल फिनोमेना। उसको आप हो सकता है थोड़ा लेट कर दें, या फिर हो सकता है लेट भी ना कर पाए, अगर आगे तो किस्मत में जाना हो तो चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परिणाम के अंदर 2 रोग ऐसे होती हैं जिनको स्वाभाविक रोग बोला गया है, हैबिचुअल रोग बोला गया है। किसने बोला था? सारंगधर ने बोला था। कौन कौन से वो 2 है? जरा और मृत्यु। कौन कौन से वो? जरा और मृत्यु। किसने बोला है ऐसा? सारंगधर ने बोला है। क्या बोला है सारंगधर ने कि ये दोनों कौन से हैं? स्वाभाविक रोग है। इसके अलावा आगे की बात करते हैं अपन। इसके बाद मैंने आपको आगे बताया था जो लिंग होता है, लिंग के अंदर 5 चीज आती है, पूर्व रूप आता है, रूप आता है, उपशय आता है, अनुपशय आता है, संप्राप्ति आता है। डिटेल में अपन निदान स्तर में देखेंगे। जो औषध होता है, औषध 3 प्रकार का होता है। दोष शामक होता है, दोष प्रकोपक होता है, स्वस्थ होता है। दोष शामक मैंने बताया था, किसी का पित्त बढ़ गया है तो उसको पित्त को शामक करने के लिए आपने कोई औषधि दे दी, लाइक आंवला दे दिया, डेट इज पित्त शामक। पित्त प्रकोपक क्या होता है, या दोष प्रकोपक क्या होता है? जो दोषों को बढ़ा दे। जैसे पित्त उसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, मैंने क्या करा और उष्ण और गर्म वीर्य वाले पदार्थ दे दिए, लाइक भल्ला तक दे दिया, वसना दे दिया, तो इससे क्या होगा? उसका पित्त और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी दिस इज दोष प्रकोपक। उसने दोष को कम करने की जगह और ज्यादा बढ़ा दिया, एलिवेट कर दिया। तीसरा स्वस्थ हित, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी, जिसको कोई भी ले सकता है। मैंने बताया था डेली दूध दही का सेवन, दूध यानी क्षीर घृत का सेवन, डेली च्यवनप्राश का सेवन, रसायन का सेवन, अमलकी का सेवन। ये क्या है? रसायन है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है। इसको कोई भी आप में से ले सकता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बीमार हो तभी इसको लेंगे। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था 6 पदार्थ। 6 पदार्थ मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, कौन कौन सा होता है? द्रव्य होता है, गुण होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में फटाफट। सबसे पहले मैंने चरक की बात करी थी। चरक के अकॉर्डिंग क्या होता है? सामान्य होता है, विशेष होता है, गुण होता है, द्रव्य होता है, कर्म होता है और समवाय होता है। ठीक, और अकॉर्डिंग टू वैशेषिक बात करें तो उनका क्या हो जाता है? द्रव्य हो जाता है, गुण हो जाता है, कर्म हो जाता है, सामान्य है, विशेष है और समवाय है। ये सीक्वेंस मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। इसके बाद मैंने बताया था न्याय दर्शन है। कौन सा? न्याय। न्याय ने कितने माने? टोटल 7 माने। 7 कैसे कैसे? 6 तो ऊपर वाले सेम रहेंगे सर, 6 तो ऊपर वाले सेम है, 6 तो मैं ऐसे उतार के आऊंगा, प्लस इसके अलावा एक और है। एक कौन सा है? अभाव। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। आगे मैंने आपको बताया था, फिर इसके बाद सीधे आप आए थे, कुछ मैंने आपको श्लोक याद करने के लिए दिए थे। लाइक मैंने आपको सबसे पहले कौन सा श्लोक याद दिया था? आयुर्वेद की परिभाषा। आयुर्वेद की परिभाषा क्या होती है? हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य हिता हितम वांछितस्य यत्र आयुर्वेद उच्यते, यानी हितायु हितायु सुखायु दुखायु। इन आयु के ये 4 प्रकार की आयु हो गई, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। इन चारों प्रकार की आयु का हित और अहित जिस शास्त्र बताया गया हो उसको अपन क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। फिर मैंने आपको आयु के लक्षण बताए थे। क्या बताए थे? मैंने बोला था जो आपकी आयु है, कह सकते हैं ये क्या है? मारुति 800 एक कार है जिसके अंदर 4 व्हील्स हैं, 4 व्हीलर है ये एक। अब 4 व्हील है, अगर कोई भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। अब भी जानते हैं कार में अगर 4 पहिए हैं, 3 पहिए बिल्कुल फाइन है, लेकिन एक पहिए में अगर पंक्चर हो गया है तो गाड़ी रन ऑन नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? चारों पहिए बराबर होने चाहिए। तो इसलिए शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इन चारों का बराबर होना जरूरी है। अगर इन चारों में से एक भी कोई डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ये चारों क्या थे? मैंने बोला था घटक है। क्या है? आयु के घटक है। आयु के पर्याय कौन कौन से थे? धारी था, जीवितम था, त्यक था, अनुबंध था। धारी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब तक शरीर का, इंद्रिय का, आत्मा का, मन को सत्व बोला गया, इन चारों का आपस में कॉन्टेक्ट रिलेशन बना रहता है, तब तक आपके शरीर के अंदर आयु रहती है, प्राण रहते हैं। और जब तक प्राण रहते हैं तो देखिए, जब तक शरीर के अंदर प्राण रहते हैं, प्राण कहते हैं धारी करके रखते हैं।
होल्ड करके रखते हैं, शरीर को धारण करके रखते हैं, जीवितम, उसको जीवित अवस्था में रखते हैं, उसको डिके होने से, सड़ने से, गलने से बचाते हैं। नित्य का मतलब क्या था कि डेली रोज आपकी आयु कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु हर सेकंड कम होती जा रही है। डेट इज नित्य। अनुबंध का मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल बॉडी एंड द सोल, यानी जो आत्मा का और शरीर का संबंध है, डेट इज अनुबंध। ठीक है, तो को ध्यान रखना है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मक क्या है? घटक है। धारी जीवितम नित्य अनुबंध क्या है? आपके शरीर के, सॉरी, आयु के पर्याय हैं। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था जो शिष्य थे उन्होंने आत्मा को शरीर भी बोला है। फिर मैं आ गया था सामान्य विशेष पे, तो हमारा मेन फील्ड सामान्य विशेष है, जिसको मैं भी समझा देता हूँ, देन अपन नोट्स की तरफ चलेंगे। तो देखिए, सामान्य तीन चार पॉइंट निकलेंगे, तीनों चार पॉइंटों को मैं भी समझा दूंगा, तो आपको भी मजा आ जाएगा और मुझे भी आसानी रहेगी आगे बताने में, और आपको भी श्लोक वगैरह में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैंने आपको दो श्लोक याद करने के लिए दिए थे। पहला सर्वदा सर्वभावा नाम सामान्य वृद्धि कारणम राशितु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य। दूसरा सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्व तुल्य अहितता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्या। इन दोनों की मीनिंग आज मैं डिस्कस करूंगा, वो भी आप याद कर आए होंगे। पहला श्लोक है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम। अभी ये कल मैंने स्क्रीन शेयर करके बता दिया था, इसलिए पहले मैं जो व्हाइट बोर्ड का काम है, जो समझने का काम है, ये समझा देता हूँ। देन अपन दोबारा एक बार श्लोक को बुक में चलेंगे बाद में। सबसे पहले देखिए, सामान्य क्या होता है, तो आप लोग फर्स्ट में जान चुके होंगे। अगर आपको किसी चीज की वृद्धि करनी है, तो आप सामान्य की सहायता लेते हैं। किसके लिए यूज होता है? इंक्रीज करने के लिए। जबकि विशेष किसके लिए यूज होता है? किसी को घटाने के लिए, यानी कि डिक्रीज करने के लिए। मैंने बोला किसी के अंदर अस्थि धातु की कमी हो गई है, तो क्या करेंगे? सामान्य का प्रयोग करेंगे। मैंने बोला किसी के अंदर मेद धातु बढ़ गई है, तो उसको घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे? विशेष का प्रयोग करेंगे। यानी जहां कहीं बढ़ाने की बात आएगी तो सामान्य का प्रयोग करेंगे, घटाने की बात आएगी तो विशेष का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अगर आपको बढ़ाना है तो तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और उसी तरीके से अगर घटाना है तो तीन तरीके से घटा सकते हैं। कौन कौन से तीन तरीके थे? द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। घटाने के लिए द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर आपको किसी के अंदर मांस की कमी हुई है, तो आप उसको मांस का सेवन कराओगे, यानी मांस खिलाओगे। तो आप भी जानते हैं मांस खिलाने से मांस की वृद्धि होती है, डेट इज द्रव्य सामान्य। यानी आपने मांस खिलाया, मांस बढ़ गया। यानी अगर आपने द्रव्य का प्रयोग करा, द्रव्य ही बढ़ गया, डेट इज द्रव्य सामान्य। आपने रक्त का पान कराया और पेशेंट का रक्त बढ़ गया, ठीक है, डेट इज द्रव्य सामान्य। गुण सामान्य क्या था? मैंने बोला अगर आपने स्निग्ध पदार्थ, शीतल पदार्थ, मधुर पदार्थ का सेवन कराया, तो उसकी शुक्र की वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई? क्योंकि जो गुण शुक्र में पाए जाते हैं, कौन कौन से होता है? मधुरम होता है, स्निग्धम होता है, शीतल होता है, स्फटिकम होता है द्रव देखने में। तो यही गुण आपके क्या कहते हैं? मधुर वगैरह की हैं। तो आपके ड्यू टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हो गया? शुक्र की वृद्धि हो गई, डेट इज गुण सामान्य। यानी गुणों में समानता होने के कारण अगर वृद्धि हो रही है, डेट इज गुण सामान्य। और कर्मों के कारण हो रही है, डेट इज कर्म सामान्य। मैंने बोला क्या कहते हैं, किसी पेशेंट के अंदर वात का क्षय हो गया है। जब किसी पेशेंट के अंदर अगर वात का क्षय हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? तुम थोड़ी रनिंग करो, थोड़ा मूवमेंट करो, रात्रि जागरण करो, ठीक है, रात्रि जागरण करो, मूवमेंट करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर वात की वृद्धि होगी। यानी तुमने कुछ ऐसे उसको ऐसे कर्म करवाए जिसके कारण वात की वृद्धि हो, यहाँ भी तुम कर्म करवाओगे, डेट इज कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य, यहाँ पर द्रव्य की वृद्धि करवाई, द्रव्य के कारण वृद्धि हुई। गुण सामान्य, यहाँ पर वृद्धि हो रही है किसके कारण? गुणों में समानता होने के कारण। कर्म सामान्य, जहां पर तुम उससे कर्तव्य करवा रहे हो, क्रिया करवा रहे हो, जिसके कारण उसके अंदर वृद्धि हो रही है, डेट इज सामान्य। विशेष इसका जस्ट अपोजिट है, सेम है बिल्कुल। द्रव्य विशेष क्या होता है? आपने फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मांस धातु की वृद्धि हो गई, तो आपने उसके अपोजिट अस्थि धातु का सेवन करा दिया, तो क्या होता है? उसके मांस धातु का क्षय होता है, ठीक है। आगे जाके चिकित्सा में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं लिख के बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मांस की वृद्धि हो गई। जब आपको पता है किसी चीज की वृद्धि होगी, तो क्या करना है? उसको कम करना है, और कम करने के लिए अपन विशेष में जाएंगे, इसलिए मैंने विशेष के नीचे मांस की वृद्धि ये बातें लिखी हैं। अगर मांस की वृद्धि हो गई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं क्या कराऊंगा? अस्थि का सेवन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? अस्थि का सेवन कराऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं, किसी की हड्डी पीस कर दे दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है अस्थि। अस्थि बेसिकली पृथ्वी में आहुत प्रदान होता है, ठीक है, या फिर अस्थि में रूक्ष गुण ज्यादा होता है। आपने देखा होगा अस्थि जो होती है, देखिए मांस, मांस है, मेद है, ये कैसे स्निग्ध पदार्थ है। जबकि अस्थि कैसी है? एक तरीके से रूक्ष पदार्थ है। अस्थि के अंदर वात भी रहता है, ठीक है। अगर वात बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लघुता लाएगा, और लघुता लाएगा तो मतलब मांस का क्षय करेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मांस की वृद्धि हो रही है, अपन अस्थि का सेवन करा रहे हैं, डेट इज द्रव्य विशेष। फिर मैंने आपको दूसरा बताया था, डेट इज गुण विशेष। इसमें क्या हुआ? जैसे मैंने बताया कि किसी के अंदर कफ की वृद्धि हो गई है, किसी के अंदर कफ की वृद्धि हुई है, और कफ के गुण क्या होते हैं? स्निग्ध होता है, गुरु होता है, शीत होता है, तो अपन क्या करेंगे? उसको बोलेंगे
तुम तुम क्या करो, इसके अपोजिट लो, यानी रूक्ष भोजन लो, तुम लघु भोजन लो। यानी यहाँ पर तुमने क्या करा, गुणों का परिवर्तन कर दिया, यानी गुणों में विपरीतता होने के कारण उसका क्षय होने लग जाएगा, डेट इज गुण विशेष। कर्म विशेष जैसे मैंने बोला, किसी के अंदर कफ का क्षय हो, कफ की वृद्धि हो गई, तो कफ की वृद्धि होने के लिए तुम क्या बोलोगे, एक्सरसाइज करो। जब एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, कफ की वृद्धि जो हो गई है, यानी शरीर के अंदर जो गुरुता आ गई है, एक्सरसाइज करने से वो कम होगी। यानी क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने से कफ का ह्रास हुआ, और कैसे हो रहा है, वर्कआउट करने से, एक्सरसाइज करने से, यानी गति करने से, मूवमेंट करने से, कुछ क्रिया करने से, दैट इज कर्म विशेष। तो आपको तीन छह चीज समझ में आ गई, द्रव सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। क्लियर है सबको? बताइए मुझे फटाफट, सबको क्लियर है? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक क्लियर ना यस हो? सर। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक मेरी बात लगभग कल हो चुकी थी लगभग। मैंने आपको रिवाइज करा दिया 15-20 मिनट को, कल बच्चे काफी नहीं थे, लेकिन आप कोशिश करा करिए, अगर बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, तो अगर उसको पढ़ के आ जाइए, श्लोक थोड़े देख के आइए, तो उससे क्या रहेगा, तुमको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे एक श्लोक दे रखा है, ये पहला श्लोक मैंने समझा दिया, दूसरा श्लोक मैं आपको और समझा देता हूँ। तो इससे पहले कि मैं आपको बुक की तरफ लेके चलूँ, तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, सामान्य मैंने बताया, सामान्य कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको फटाफट। जैसे मैंने बोला, सामान्य कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। देखिए, वृद्धि कब होगी, वृद्धि जब होगी जब ये लोगों को एकत्रित करेगा, या वस्तुओं को एकत्रित करेगा, या एक जगह इकट्ठा करेगा। जैसे मैंने बोला, एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, पैसे इसके पास आते हैं, खर्च कर देता है, तो वो पैसों को कलेक्शन नहीं कर पाएगा। और एक बंदा है, पैसों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, डेट इज सामान्य। यानी सामान्य का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करता जाए और इकट्ठा कर करके, कलेक्ट कर करके बढ़ा दे, डेट इज सामान्य। तो यानी सामान्य क्या कर रहा है, यूनाइट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो मैं सामान्य में लिख देता हूँ यूनाइटेड। जबकि जो विशेष क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, यानी लोगों को अलग करता है। मैंने आपको जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़े थे, उनको एक एग्जांपल से बताया था कि फॉर एग्जांपल, एक जैसे एक कॉलेज लेता हूं मैं, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे, बीएचयू मैंने ले लिया, ठीक है। अब बीएचयू है, ऑल इंडिया लेवल पर है, तो उस पर क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे। जब ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे, तो देखिए समझते हैं उसको बड़ी तरीके से। मैंने बोला कि आपका ये बीएचयू है, इसमें आपके क्या हुआ, ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जब ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आएंगे, तो यूपी से भी होंगे, राजस्थान से भी होंगे, ठीक है, एमपी से भी होंगे, अरुणाचल से भी होंगे, सब तरफ से स्टूडेंट होंगे। तो सामान्य क्या बोलेगा, सब लोग आ जाओ, तुम बस स्टूडेंट हो, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं मतलब तुम यूपी से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, एपी से हो, मुझे नहीं मतलब, तुम सब लोग मेरे पास आ जाओ। तो इसने क्या करा, एकत्व कर दिया, यानी यूनाइटेड कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ, इसने क्या कर दिया, यूनाइटेड कर दिया, ठीक है, इसने कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। जबकि जबकि जो आपका क्या कहते हैं, ये विशेष है, ये क्या बोलेगा, चलो भैया, मुझे तो यूपी वाले चाहिए, यूपी वाले आ जाओ, राजस्थान वाले चाहिए, राजस्थान वाले आ जाओ। यानी एक टाइम पे एक कोई बुलाएगा। यानी पूरे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे थे, और क्या कहते हैं, वहां पर प्रिंसिपल आता है, बोलता है कि चलो सब अजी यूपी के बच्चे हैं, वो खड़े हो जाओ, बाकी सब बैठे रहेंगे। दैट इज विशेष। यानी विशेष ने क्या करा, एक डिफरेंशिएट कर दिया, एक उसको क्या कहते हैं, अलग से हाईलाइटेड कर दिया, दैट इज विशेष, ठीक है। तो विशेष का मतलब क्या होता है, पृथक। विशेष क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है। जबकि सामान्य क्या करता है, मिलाता है। जब मिलाएगा तभी तो बढ़ाएगा। और विशेष क्या कर रहा है, निकाल रहा है किक को, जब निकालेगा तभी तो घटाएगा। देखिए कितना कंसेप्चुअल है। अब तक आपको इतना पता था कि सामान्य से वृद्धि होती है, विशेष से क्षय होता है। तो इसी से एक नई बात निकल जाएगी, वृद्धि कब होगी, जब हम मिलाएंगे, ठीक है। पैसों की वृद्धि कब होगी, जब आप सेव करोगे, उसको जोड़ोगे, इकट्ठा करते जाओगे। आपके पास में अभी 200 रुपए, आप डेली 200 200 200, जब हर महीने 200 रुपए जोड़ोगे, तब जाके किसी टाइम पर वो 1000 या 2000 होंगे। कब होंगे, जब एक जगह आप उनको इकट्ठा करोगे, यूनाइट करोगे, डेट इज सामान्य। विशेष का मतलब क्या होता है, जैसे कर रहे हो आप, पैसे निकालते जा रहे हो, आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि ये मेरा इमरजेंसी फंड है, आपने उसको अलग पॉकेट में रख दिया, डेट इज विशेष। तो विशेष का मतलब क्या होता है, उसको पृथक कर देना, अलग कर देना। सामान्य का मतलब क्या होता है, उसको मिला देना, एकजुट कर देना। अब एकजुट कर दोगे तो सामान्य से वृद्धि हो जाएगी। विशेष में क्या कर रहे हो, अलग हटा रहे हो, अलग हटाओगे तो क्या होगा, पृथक हो जाएगी चीजें, और कम होती चली जाएंगी। आइए अपने मेन स्क्रीन में चलते हैं। मैंने बता दिया, माइक क्लोज कर रहा हूँ जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आइए पढ़ लेते हैं कम से कम 30 मिनट्स। कोई दिक्कत हो आवाज की या स्क्रीन की, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। फिलहाल मैं स्क्रीन लगाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात और थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ रेफरेंसेस कल आपके सामने आए थे, ठीक है, तो बुक्स में भी लिख रहे हैं, नोट्स में भी लिख रहे हैं, तो आपको याद करना है चरक सूत्र 1 में क्या है, चरक सूत्र 30 में क्या है। तो चरक सूत्र 1 में आयुर्वेद की परिभाषा आई है, आयु की परिभाषा आई है, ये दोनों परिभाषा आप याद कर चुके हैं। और आज ही मैं आपको आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन पढ़ाऊंगा, यानी ये तीनों बातें चरक सूत्र 1 में आई है, जबकि चरक सूत्र 30 में आयुर्वेद का प्रयोजन आया है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं
ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा चरक सूत्र एक में नहीं आया है। ये चारों ही ऑप्शन आ जाएंगे, चारों ही मिलते जुलते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, तंत्र का प्रयोजन या आयुर्वेद का प्रयोजन। तो आपको लगेगा आयुर्वेद तो पहली बात हो, आयुर्वेद तो सबसे पहले आना चाहिए, तो क्या कहते हैं जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन तंत्र हो जाएगा। सो ये आपका -1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि प्रयोजन तो पहले में दिया गया है लेकिन आयुर्वेद का प्रयोजन पहले में नहीं दिया गया। यहाँ तक की बात हो गई थी, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपन इस श्लोक पे थे, ये श्लोक मैंने आपको समझा भी दिया। सर्वदा सर्वभावना सामने कारणम राशितु विशेष्य प्रवृत्ति रूप से, यानी सर्वदा हमेशा सर्व सभी भावों की स्थिति करता है और हिरास करने के लिए अपन विशेष का प्रयोग करते हैं। प्रवृत्ति रूप से मतलब व्यवहार में लाना, यानी दूध को देखने से क्या कहते हैं आपकी अस्थियां मजबूत नहीं होंगी। कहते हैं ना, कहते हैं सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। जिम में जाने से आपके बॉडी नहीं बनेगी, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे दूसरा श्लोक। तो ये श्लोक मैंने वैसे तो समझा दिया ये वाला भी, लेकिन फिलहाल मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। देखिए लिख रहा है सामान्य एकत्व क्रम। जो सामान्य होता है ये मिलाता है, एक करता है, एक करने वाला, यानी एकत्व, यूनाइटेड का भाग। जोर से बोलो हम एक हैं, ठीक है, या कहते हैं वी आर द वन, ठीक है, वी आर यूनाइटेड। इस तरीके की बातें जो होती है कौन करता है, सामान्य करता है। और सामान्य में तो इसलिए बात आई है सामान्य एकत्व क्रम, यानी सामान्य एक करता है, विशेषस्तु प्रत्येकत्व, विशेषस्तु विशेष क्या करता है यानी अलग अलग करता है। तुल्य अर्था ही सामान्य, तुल्य अर्था यानी जो एक जैसे हैं उनको एक करने काम कौन कर रहा है, सामान्य। विशेषस्तु विपर्या, विपर्य मतलब उससे अलग कर रहा है, यानी विशेष क्या है, विपर्य मतलब विपरीत है। किसके विपरीत है, सामने का। जहां सामान्य लोगों को जोड़ रहा है वही विशेष लोगों को तोड़ रहा है। जैसे एक दोस्त है, क्या कर रहा है, क्या कहते हैं दोस्ती बढ़ा बढ़ा रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, दूसरे कर रहा है तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म करते हैं, यानी बनाते हैं बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, एनाबॉलिज्म कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कैटाबॉलिज्म, यानी एक तो बनाने पर लग रहा है, दूसरा तोड़ता जा रहा है। ठीक, चलिए ये बात हो गई, अपन आगे बढ़ेंगे फटाफट। यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए जो चीज मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर को छोड़ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सारी बातें कहीं होती, जैसे लिख रहा है दौड़ने से वायु की वृद्धि होती है, इसी बात को तुल्य अर्थ ही सामान्य से बताया गया, ये कर्म सामान्य है। यानी देखिए इतने सारे पैराग्राफ में इसको यही बात बताई गई है, और हम ये तीनों बात अभी व्हाइट स्क्रीन पर करके आ चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये नहीं बात होनी चाहिए सर बॉस सर को छोड़ रहे हैं, बॉस को छोड़ रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, झूठ झूठ कर निकालूंगा, सब चीजें हाईलाइटेड कर रखी है, कहते हैं खुद मैं पेन से लिख लिख कर बता रहा हूँ, जो भी जरूरत लगेगी मैं बताऊंगा। कल भी ये कहते हैं आपको लग रहा होगा कि कुछ चर्च ने छोड़ा है, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। आप पूरी किताब पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो मैं नहीं बता रहा। चीजों को ज्यादा ही बता रहा हूँ, जितना बताना चाहिए था उससे ज्यादा ही बता के चलूंगा, उससे कम नहीं बताऊंगा। तो एक कॉन्फिडेंस में आप रहिए कि कुछ भी आपका छूट नहीं रहा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप देख रहे होंगे जैसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ जी, आपका मन रखने के लिए। आप लोग नए हो अभी चरक के लिए, और कुछ बच्चे तो क्या कहते हैं मेरे लिए भी नए हैं, जिनसे वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, तो अभी शायद नहीं जानते। मेरे को आदत नहीं है टॉप छोड़ने की। आप देखेंगे मैं रैंडम रीड करके बता देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। सही कहीं ये बातें कहीं ना कहीं आ चुकी हैं, नहीं आई तो कहीं ना कहीं आ जाएंगी। जैसे लिख रहा है अग्नि कर्म उछल करना है, इस प्रकार घृत और अग्नि में द्रव्य गुण कर्म में कोई सामान्य नहीं पाया था, पर घृत से अग्नि की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं ये बात आगे आने वाली थी चैप्टर 3 में, लेकिन मैंने यहाँ बता दी कि जो क्या कहते हैं आपका घृत होता है, ये क्या करता है, ये अग्नि की वृद्धि करता है। क्या करता है, अग्नि की वृद्धि करता है, लेकिन पित्त का शमन करता है। ठीक है, जो घृत होता है क्या करता है आपका, अग्नि को तो बढ़ाता है लेकिन पित्त का शमन करता है। जैसे आप ये चीज कोई रटने की नहीं है, ये चीज समझने की है बेसिकली। जैसे आप लोग हवन वगैरह होता है तो देखने से, अगर हवन की अग्नि बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, घी डालते हैं उसमें, कहते हैं ना आग में घी क्यों डाल रहे हो, मतलब कि आपको इतना पता है कि जब भी अपन आग में घी डालेंगे तो जो अग्नि है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक शरीर दोषाना कृमिण परमोषितम बस्ती को घृत तेल मधु, ये आपके अष्टांग सूत्र 1 में आया था। क्या कहते हैं कि अगर आपको पित्त का शमन करना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है उसके लिए, घृत है। वात के लिए क्या है, तेल है, और कफ के लिए क्या है, मधु है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला श्लोक आ चुका है आपके सामने, लिख रहा है सत्वात्मा शरीरम च त्रियम दंडवता लोकस्तिष्ठति सयोग अत्र सर्वम प्रतिष्ठितम। देखिए श्लोक जो याद करने होंगे वो बता दूंगा। तो ये श्लोक है, इसका फर्स्ट हाफ याद करना है। देखिए फर्स्ट हाफ ही हाईलाइटेड है, और फर्स्ट हाफ ही आपको याद करना है। बेसिकली इसके अंदर जो हिंदी है वो पहले याद करा चुका हूँ, त्रिदंड। अगर आपको याद हो एक एक्स्ट्रा पेज था जिसमें त्रिदंड के बारे में लिख रहा था, तो त्रिदंड में क्या आता है, सत्व आत्मा शरीर, यानी सत्व मतलब मन आता है, आत्मा आता है, शरीर आता है। अब देखिए नीचे और बातें कही गई है विमर्श में, एक्स्ट्रा पॉइंट कहे गए हैं, उन एक्स्ट्रा पॉइंट को अपन और ले लेते हैं। तो लिख रहा है पंचमहाभूत और आत्मा, जो पंचमहाभूत और आत्मा को मिलकर क्या बन जाता है,
लोक बन जाता है। और इसका एक नाम और होता है, डेट इज षड धातुआत्मक पुरुष। या फर्स्ट टाइम पढ़ के आ चुके होंगे। देखिए 6 आइटम हो गए, 5 महाभूत हो गए, एक आत्मा हो गई, टोटल कितने हो गए 5, और एक कितने हो जाते हैं 6, 5 + 1 6। तो इसको क्या अपन क्या बोलते हैं, षड धातुआत्मक पुरुष। ठीक है, षड धातुआत्मक पुरुष, ज्यादा नहीं बोलूंगा, षड धातुआत्मक पुरुष। और अगर आपको याद हो, इसी को चिकित्सा पुरुष बोलते हैं, इसी को कर्म पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो षड धातुआत्मक पुरुष है, इसी को चिकित्सा पुरुष, इसी को कर्म पुरुष बोला गया है। अगर आपको ध्यान हो तो एक राशि पुरुष आ रहा था, एक्स्ट्रा बात है लेकिन बता दे रहा हूं, एक राशि पुरुष आ रहा था, तो आपको ध्यान रखना है राशि पुरुष। देखिए जो राशि पुरुष होता है वो चतुर्विंशति पुरुष को बोलते हैं। ये इसमें लिख नहीं रहा विमर्श में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, चतुर्विंशति पुरुष। ठीक है, तो को ध्यान रखना है, चतुर्विंशति मतलब 24, जिसके अंदर 24 कंपोनेंट्स हैं। और 24 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, अष्ट प्रकृति है प्लस षोडश विकार है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अष्ट प्रकृति षोडश विकार। अष्ट प्रकृति कौन कौन सी होती हैं, अव्यक्त है, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतन मात्रा। षोडश विकार कौन कौन से हैं आपके, आपको पता होना चाहिए षोडश विकार में कौन कौन से, एक तो आपके पंचतन मात्रा हो जाती है, सॉरी पंच महाभूत हो जाएंगे इसमें। पंच महाभूत के अलावा आपके क्या आ जाती है, आपकी एकादश इंद्रियां। तो पंच महाभूत, पंच महाभूत और एकादश यानी 11 इंद्रियां। ठीक है, टोटल हो जाते हैं 16, तो 16 विकार। तो यानी पूरा क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, 24 थे, 24 से 2/8 और 16। 8 कौन सी, 8 3 से मिलकर बने, 5 और 3, 16 2 से मिलकर बना है, कैन कौन से 5 और 11। तो ये सब बातें हैं आपको आनी चाहिए, सब फर्स्ट ईयर की बातें हैं, लेकिन कोई नहीं, क्या कहते हैं, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए फिलहाल अपन आगे मूव ऑन कर जाते हैं काम की बातों पे। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए ये लिख रहा है यहाँ, शरीर सबसे 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, अष्ट प्रकृति ली गई है। अपनी बात हो चुकी है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब देखिए अगली एक और बात आई, एक नया शब्द आया है पुरुष। पुरुष क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान करना है, पुरुष आपको इसका श्लोक याद नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ पर श्लोक याद नहीं करना, ध्यान रखना है जो सत्व यानी मन है, आत्मा है, शरीर है, इनकी संयोग को ही अपन पुरुष बोलते हैं। और पुरुष का एक नाम हो रहा है पुमान। क्या नाम है, पुमान। तो आपको ध्यान रखना है, शरीर के, आत्मा के और मन के सहयोग को ही अपन पुरुष बोलते हैं, जिसको पुमान भी बोला गया है। कहीं कहीं देखिए जो पुरुष होता है, कुछ आचार्यों ने क्या कहते हैं, पुरुष जो है उसको मतलब एक तरीके से एक, क्या कहते हैं, कह सकते हैं पुरुष मान लिया है, सिर्फ आत्मा को ही पुरुष मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे जब आपने क्रियाशील रचना पढ़ी होगी उसमें देखा होगा, एक एक धातुआत्मक पुरुष होता है जिसको शुद्ध पुरुष बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आत्मा का बना हुआ होता है। अब जो सिर्फ आत्मा का बना हुआ होता है उसको पुरुष बोल दिया। बेसिकली पुरुष मैंने 3 प्रकार के बताए थे फर्स्ट ईयर के बच्चों को, एक धातुआत्मक होता है, एक षड धातुआत्मक होता है, एक चतुर्विंशति होता है। चतुर्विंशति कैसे बनाता है मैंने अभी आपको बताया, 16 + 8 से। और कहते हैं षड धातुआत्मक कैसे बनता है, पंचमहाभूत प्लस आत्मा से। और जो एक धातु होता है जो शुद्ध होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा से मिलकर बना होता है। जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से मिलकर बना होता है, इसको चिकित्सा पुरुष क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आत्मा की चिकित्सा नहीं करते, ना आत्मा की चिकित्सा पॉसिबल है, इसलिए क्या कहते हैं, एक धातु पुरुष को चिकित्सा पुरुष नहीं बोला जाता, जबकि सर धातुआत्मक पुरुष को चिकित्सा पुरुष बोला जाता है। क्यों, क्योंकि चिकित्सा हमेशा महाभूतों की होती है, चिकित्सा कभी भी आत्मा की नहीं होती। आत्मा अजय अमर है, ऐसा आपने शास्त्र में पढ़ा होगा। हमेशा चिकित्सा किसकी होती है, आपके पंच महाभूतों की होती है। शरीर में पृथ्वी महाभूत कम हो गया तो उसको बढ़ाएंगे, पृथ्वी महाभूत बढ़ गया उसको घटाएंगे, जल महाभूत बढ़ गया उसको घटाएंगे, कम हो गया बढ़ाएंगे। हमेशा महाभूत की 6 वृद्धि का इलाज होता है। जिस महाभूत की कमी होती है उस कमी को अपन पूरा करते हैं, और जिस कमी का 6 हो जाता है उसकी अपन वृद्धि करते हैं। तो कुल मिला के हमारा इतना सा सिद्धांत होता है चिकित्सा का, सामान्य विशेष यही कहता है कि जिस महाभूत की कमी हो गई है या जिस पदार्थ की, जिस गुणों की कमी हो गई है, उसको सामान्य के द्वारा वृद्धि कर दो, और जिनका 6 हो गया है उनकी वृद्धि, और जिनकी वृद्धि हो गई है उनका विशेष के द्वारा 6 कर दो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ये सब बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कभी, अभी फॉर एग्जाम्पल क्लास के बाद अगर मेरा मन करेगा तो मैं आपसे एक ओरल टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, देखिए देखिए चरक का मतलब क्या हो, मैंने अभी आपको बताया चरक। आप देख रहे होंगे पहले चैप्टर में पूरी पदार्थ आ गई, आप कह रहे होंगे सर इसमें तो पूरी पदार्थ आ गई, मतलब जितनी पूरी हमारी पदार्थ थी उतना तो इसके एक चैप्टर में आ गया, तो आगे क्या क्या आएगा। देखिए यकीन मानिए चरक बहुत ईजी है, आपको प्यार हो जाएगा चरक से। बस क्या कहते हैं, शर्त ये है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे डेली, ज्यादा नहीं, डेली 20 मिनट पढ़ लीजिए, चरक आपकी टेस्ट पे हो जाएगी। और बच्चों को पेपर आने पर टेंशन होगी, आपको टेंशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपकी चरक डेली हो रही है। ठीक है, और अगर आपको अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो क्लास का टाइम मॉर्निंग में रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लिख रहा है, खादीन्य आत्मा मन कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह। खादीन्य आत्मा, खा मतलब क्या होता है, आकाश। खा मतलब क्या होता है, आकाश। खा आदि, आदि मतलब यानी आकाश आदि, यानी आकाश आदि महाभूत। आकाश आदि महाभूत कौन कौन से बचे, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। टोटल 5 महाभूत होती हैं। तो
हा आदि में बचे हुए चार भूत आ गए, आत्मा हो गया, मन हो गया, काल हो गया, दिशा हो गया। द्रव्य संग्रह, ये द्रव्यों का संग्रह है। क्या कहते हैं द्रव्य संग्रह मतलब टोटल आपके 9 कारण द्रव्य बताए गए। द्रव्य दो प्रकार के बताए गए थे, एक कारण द्रव्य और क्या कहते हैं कारण द्रव्य, और एक एक और थे, क्या कहते हैं कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, सॉरी, कारण और कार्य। कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती थी। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खादिन्यात्म, मन कालो, द्रव्य संग्रह, साइंद्रिय, चेतन द्रव्य, निरिंद्रियम, आचेतनम। ये श्लोक याद करना है। बहुत ही श्लोक एक बार याद कर लोगे, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट ईयर में इसको याद कर लिया था नया कितने साल पहले, और इसको अब रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि श्लोक, कुछ श्लोक ऐसे होते हैं वो कभी ना कभी आते रहते हैं, रिपीट में होते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये श्लोक इंपोर्टेंट है। खादिन्य आत्मा, यानी खादी मतलब पंचमहाभूत की बात हो गई, आत्मा की बात हो गई, मन की बात हो गई, काल की बात हो गई, दिशा की बात हो गई। इस श्लोक को अगर आप याद कर लोगे तो आपको महाभूत का सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। खादिन्य आत्मा। सर सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ेगा? चलिए मैं बता देता हूँ क्या फायदा है सीक्वेंस याद करने का। इधर बता देता हूँ खाली जगह में। तो लिखता हूँ आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकी उत्पत्ति कैसे होती है तो आपको बता देना है कि उत्पत्ति क्रम ऐसे होता है। यानी आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, दैट इज उत्पत्ति। और अगर पूछो विनाश कैसे होता है, यानी इनका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में मिल जाता है, अग्नि वायु में परिवर्तित हो जाती है, और वायु आकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दैट इज विनाश क्रम। उत्पत्ति क्रम की जस्ट अपोजिट है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को बॉडी बनानी है तो उसको करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अपोजिट कर दे, प्रोटीन बिल्कुल ना ले, रेस्ट बिल्कुल ना करे, वर्कआउट बिल्कुल ना करे, तो क्या होगा? उसकी बॉडी की ग्रोथ कम होती जाएगी। यानी जिस चीज से आपका क्रिएशन हो रहा है उसकी जस्ट अपोजिट अगर आप लोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो मैंने बता दिया कि अगर आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो क्या फायदा है आपको, उत्पत्ति और विपत्ति यानी विनाश भी याद हो जाएगा। टोटल क्या कहते हैं आपके 9 कारण द्रव्य, नीचे एक टेबल दी गई है, तो ये 9 आपको याद करनी है। उम्मीद है आपका कितने श्लोक याद कर लेंगे। जो बच्चे श्लोक में ज्यादा ही दिक्कत है उनके लिए हिंदी होती है, नहीं तो हमारे आयुर्वेद का मतलब श्लोक है, जितने हो सके उतने याद करें। पहली लाइन समझा दी, दूसरी लाइन समझाते हैं सा इंद्रिय चेतनम। देखिए सा इंद्रिय मतलब इंद्रियों के साथ। अब जिनके अंदर इंद्रियां हैं दैट इज चेतन द्रव्य, और जिनके अंदर इंद्रियां नहीं है दैट इज अचेतन द्रव्य। हमने बताए थे चेतन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, बाह्य चेतन, बाह्य अंतःचेतन। ठीक है, ये बात फर्स्ट ईयर की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बाह्य चेतन और अंतःचेतन में। ठीक है, बाह्य चेतन जिसके अंदर चेतना जो है त्रिबाह्य रूप से, जैसे प्लांट्स हो गए। अंतःचेतन, चेतन बाह्य अंतःश यानी जिनके अंदर चेतना बाहर भी है और अंदर भी है, दैट इज बाह्य अंतःश चेतना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य। कार्य द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, चेतन और अंतचेतन। चेतन दो प्रकार के, बाह्य अंतचेतन और अंतचेतन। बाह्य अंतचेतन चार प्रकार के होते हैं, जरायु जिनकी उत्पत्ति जरायु से हुई है यानी प्लेसेंटा से हुई है, अंडा जिनकी उत्पत्ति अंडे से हुई है, स्वेद जिनकी उत्पत्ति स्वेद से हुई है, उद्भिज जो जमीन फोड़ करके निकले हैं। ठीक है, जैसे आपका कहते हैं, अगर आपको पता हो इंद्रगोप, वीर बहुटी, वो उद्भिज का एग्जाम्पल है। फिर क्या है? उद्भिद अंतचेतन, जैसे प्लांट्स आ जाते हैं, वनस्पति जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फल आते हैं, विरुद्ध जो लताएं वगैरह होती हैं, और वानस्पत्य जिनके अंदर फल भी उत्पन्न हो और फूल भी उत्पन्न हो, औषधि जो पकने के बाद नष्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चारों। अपन आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, अब आ रहे हैं गुण। गुण क्या होते हैं? तो लिख रहा है सार्था गुरबाद्यो बुद्धि प्रतनता परादया गुणा प्रोक्त। ये मैंने आपको याद कराए थे फर्स्ट ईयर में, जिनको याद होंगे मैं दोबारा याद करा देता हूँ इस बार भी, तो जिससे, चलिए दोबारा मैं आपको याद कराता हूँ। लिख रहा है सार्था, अर्था मतलब यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांच जो गुण होते हैं, पांच विषय, हर इंद्रिय अपना विषय होता है। आकाश माउथ का क्या है? शब्द है। और वायु का क्या है? स्पर्श है। अग्नि का क्या है? रूप है। जल का रस है। पृथ्वी का गंध है। सब फर्स्ट ईयर की बातें हैं, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट ईयर जो है बेसिक होता है, उस पर ही आगे की आने वाली सारी ईयर, सारे सेमेस्टर डिपेंड करती है। अगर आपकी अभी फर्स्ट ईयर कमजोर है तो यकीन मानिए सेकंड ईयर में दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। आप अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप पदार्थ की किताब उठाइए, एटलीस्ट पदार्थ पढ़ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट अगर आप पदार्थ विज्ञान पढ़ लेंगे तो आपको 90% काम हो जाएगा। पदार्थ विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है यारो। ठीक है, चलिए तो सा अर्था, अर्था मतलब पांच गुण हो गए, तो लिख देते हैं अर्था के नीचे पांच। गुरवादयो, गुरवादयो आपको याद होने चाहिए, 20 होते हैं। बुद्धि एक, प्रतनता पांच, और पराधे कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो मैंने आपको याद कराए थे ये गुण कैसे हो गए, 5 की टेबल में है, देखिए सब 5 की टेबल में है। तो अगर मैं पीछे से पढ़ना स्टार्ट करूं तो देखिए 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20। कुछ इस तरीके से आप नंबर को नहीं भूलेंगे, 5 20 15 10। या फिर आप सीधे याद कर सकते हैं कि सब कैसे में है, 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, सबके सब कैसे हैं? 5 के मल्टीपल में है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबके सब 5 के मल्टीपल्स में है।
सबको ध्यान रखना है। गुणवादी गुण कितने होते हैं? 20 होते हैं। अष्टांग के आपने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही पढ़े थे 20। ठीक है। इसके अलावा जो गुण अर्थ अर्थ मतलब जो आपके इंद्रियों के विषय कौन कौन से होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध होते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं बुद्धि है, एक है। प्रत्न अंता, अंता में क्या क्या आ जाता है? देखिए प्रश्न के अंदर और क्या आ जाता है? प्रश्न आ जाता है, सुख आ जाता है, दुख आ जाता है, इच्छा आ जाता है, द्वेष आ जाता है। टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रश्नता, और इन दोनों को मिला देते हैं तो टोटल 6 हो जाते हैं। ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो बुद्धि और प्रश्न को मिलाएंगे अपन, आगे जाके देखेंगे डिटेल में। पर आधे टोटल 10 होते हैं। आइए बेसिक में जो आपका विमर्श है, विमर्श में आपका सारा बेसिक पार्ट दे रखा है। तो देखिए पहला है सार था, इनको इरेज कर देता हूँ, देन अपन विमर्श पढ़ लेते हैं। देखिए विमर्श आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं पेन ले लेता हूँ कलरफुल, जिससे आपको देखिए सारा चीज। देखिए सार था, देखिए सार था, सारथा में मतलब क्या है? जो इंद्रियों के गुण है, जैसे शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यानी जो इंद्रियों के गुण है डेट इज सारथा, जो कि कितने होते हैं? 5 होते हैं। नंबर 2 क्या है? गुणवादी गुण। गुणवादी कितने होते हैं? 20 होते हैं। आपको पता है गुरु लघु एक साथ है, मंद तीक्ष्ण एक साथ है, शीत उष्ण एक साथ है, कुल मिला के 10 पेयर ऐसे होते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या? अध्यात्म गुण। देखिए अध्यात्म गुण, अध्यात्म गुण टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर 6 कैसे हो गए? तो देखिए एक तो बुद्धि और प्रत्न अंता, और क्या होगा? प्रत्न अंता प्लस प्रत्न अंता। बुद्धि क्या है? एक है। प्रत्न अंता कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। यानी अध्यात्म गुण कितने हो गए? क्या कहते हैं? बुद्धि एक, प्रत्न अंता कितने हो गए? 5। तो बुद्धि और प्रत्नता टोटल 6 हो जाते हैं। तो आध्यात्म गुण की संख्या कितनी है? 6। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आध्यात्म गुण की संख्या क्या है, बच्चे 5 टिक करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आध्यात्म गुण की संख्या कितनी है? 6 होती है। ठीक है। तो ये लिख भी रखे हैं कौन कौन से, बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रत्न है। ठीक है। फिर पराधिगुण, पराधिगुण सबको याद होता है, ये श्लोक आपको याद करना है। परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग एव चा विभागस्य पृथकत्व चा परिमाणत्वोत्थापि चा संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणा प्रोक्ता परादय। बहुत इजी श्लोक है, चरक सूत्र 26 में डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल आपको नाम याद करने हैं। परत्व है, अपरत्व है, युक्ति है, संख्या है, संयोग है, विभाग है, पृथक है, परिमाण है, संस्कार है, अभ्यास है। ठीक ठीक है। तो आपको ये सारे गुण मैंने बता दिए। अर्था होगा यानी इंद्रियों के गुण, गुणवादी और 20 गुण, बुद्धि और प्रत्न दोनों मिलकर अध्यात्म गुण हो जाते हैं। टोटल 6 हैं। पराधे कौन कौन से हैं? परत्व है, अपरत्व है, युक्ति है, संख्या है, सहयोग है, विभाग है, पृथक है, परिमाण है, और क्या कहते हैं आपका अभ्यास है और संस्कार है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन अगले श्लोक की तरफ। तो देखिए कुछ यहाँ पर और बातें आ रही है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऊपर लिख रखना है। जैसे चरक है, चरक ने टोटल कितने गुण माने? 41। 41 कैसे होगा आपको पता ही है। 5 के देखिए मैं क्लासिफिकेशन थोड़ा बता देता हूँ दूसरे पेन से। अगर आपको याद हो 5 कौन से थे आपके? सार थे, सार था, प्रत्न अंता, सार था, प्रत्न अंता, ये सबसे पहले क्या था? सार था। गुणवादी, गुणवादी कितने थे? 20। फिर क्या था? बुद्धि एक, प्रत्न अंता 5, परादया, परादय कितने थे? 10। इनको आप जोड़ लीजिए, 5 कितने? 5 और 20 कितने हो गए? 25। 25 और 6 कितने हो गए? 6, ये 15 नहीं जोड़ेंगे आप, 6 जोड़ेंगे। 25 और 6 31, और 31 और 10 41। टोटल 41 आपको चरक के कैसे समझ में आ गए? 5 अर्था हो गए, और 20 गुणवादी हो गए, 10 परादी हो गए, एक बुद्धि हो गई, 5 प्रत्यक्षता हो गए। तो इस तरीके से आपके 41 हो जाते हैं। जबकि अगर बात करें वैशेषिक दर्शन की, तो वैशेषिक में 17 माने हैं। वैशेषिक ने 17 माने, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कौन कौन से 17 माने हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है कि कौन कौन से 17 हैं, तो इसे मैं आपके कहते हैं विमर्श में लिख रहा है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से वो 17 हैं उनके नाम, इसलिए मैंने आपको नहीं मार्क कराए। आपको इतना पता होना चाहिए कि चरक ने कितने माने हैं, न्याय ने कितने माने हैं, और योगेंद्रनाथ सेन ने कितने माने। तो आपको योगेंद्रनाथ सेन की याद करनी है, 41 चरक वाले ही हैं। इन्होंने एक मन को और जोड़ दिया है, इन्होंने मन को गुण में रखा है, जिस कारण जो टोटल हो जाती है 42 हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? योगेंद्रनाथ सेन के अकॉर्डिंग। तो योगेंद्रनाथ सेन के अकॉर्डिंग कितनी? 42 है। न्याय के अकॉर्डिंग कितनी? 24 है। वैशेषिक के अकॉर्डिंग कितनी है? 17 है। एक पॉइंट आपको स्पेशल ध्यान करना है, कौन सा? नीचे लिख रहा है, हाईलाइटेड है, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म ये 2 गुण आयुर्वेद में नहीं माने गए। ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप एक बार क्या कहते हैं गुणों के नाम दिए गए हैं, देखना चाहे देख लीजिएगा। देखिए ये आया पूरा पेज, ये पेज मैंने अपने हाथों से लिख दिया है, जिससे आपको याद करने में आराम रहे। तो आपको ध्यान रखना है, सारता 5 हो गए, गुरुवादियो 20 हो गए, बुद्धि 1 हो गया, प्रतनता 5 हो गई, पराध 10 हो गए। 10 कौन कौन सी है? ये आए। यानी जो विमर्श की बात होती मैंने इसमें उतार दी। ठीक है। तो यानी जो ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर सर ने ये मना कर दिया, ये मैंने अपने हाथों से नीचे नोट्स में लिख दिया है।
तो जो भी चीज नोट्स में लिख रही हो करें, कोशिश करिए आप भी ऐसे पेज बना बना के बुक में आप ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी। पेपर टाइम में आपको रिवीजन में मजा आएगा। प्रश्न कौन से हो गए, 5 हो गए, डिस्कस हो गया है, सारता कौन से हो गया है, गुरुवाद कौन से डिस्कस हो गया है। फिर मैंने आपको संख्या बताई थी तो बताया था, न्याय ने और प्रतिष्ठित ने 24 माने, वैशेषिक ने 17 माने हैं, चरक ने 41 माने, योगीनाथ ने 42 माने हैं, चरक वाले 41 सेम है, मन को एड ऑन कर दिया गया है। प्रातः कर्म, कर्म को आने से पहले आइए चैट सेक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर है? मैं आपको माइक ओपन कर दे रहा हूँ, कुछ पूछना हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी किसी को यहाँ तक? नो सर। देखिए अगर किसी कोई भी दिक्कत हुआ करे तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ये बीच में क्या कहते हैं, मैंने 1 मिनट के लिए वैसे नहीं, बीच में आपको गैप दिया है मैंने अभी, ये क्योंकि लगभग हमको पढ़ते हुए 40 मिनट हो गए, तो थोड़ा गैप आपके दिमाग को देना मैंने सही समझा। और दूसरा, कोई भी अगर आपको यहाँ तक, एक बार आप अपनी बुक में भी देख लीजिए, कोई बात ऐसी लगी हो, कोई श्लोक ऐसा लगा हो जिसको दोबारा एक्सप्लेन करना है, कोई चीज छूट गई हो आपकी, कोई चीज आप सुन नहीं पाए हो, तो आप इसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। तो किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना आपको, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सब एक तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फटाफट स्क्रीन लगाता हूँ और पढ़ लेते हैं आगे की बात। चलिए चलिए, अपन कर्म की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया, कर्म में अभी बताने वाला था। देखिए जैसे गुण होता है, अभी इनकी परिभाषा की बात नहीं आई है, परिभाषा अभी इसके आगे आएगी, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए, जितना श्लोक बताया गया मैं इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका डिटेल में श्लोक आगे आएगा। तो लिख रहा है, प्रत्न आदि कर्म चेष्टमा उच्यते। जो भी प्रत्न आदि कर्म होते हैं, प्रत्न मतलब हम कोई भी काम करने के लिए कोशिश करते हैं, डेट इज प्रत्न, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, अभी हमने ऐसे पेपर में पास होने के लिए जो हमने मेहनत करी, डेट इज प्रत्न, ठीक है। हमने किसी चीज को पाने के लिए, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको चरक पढ़नी है, डेट इज प्रत्न। तो प्रश्न क्या होता है, जो भी हम कोशिश करती हैं, यानी प्रत्न आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, डेट इज कर्म, इन्हीं को कर्म बोलते हैं। यानी जितनी भी आप कोई भी चेष्टा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इन सब को ही अपन कर्म बोलते हैं। अब जो कणाद है, आचार्य कणाद, देखिए जो रेफरेंसेस होते हैं, जो बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके पीजी के लिए। अगर आप इनको यूज में भी लिख दोगे तो एग्जाम में खुश हो जाएगा कि बच्चों को इतना पता है कि कणाद ने क्या बताया है, चरक ने क्या बताया है, पंचकर्मा क्या होता है, तो आपके मजे आ जाएंगे। अब देखिए इसका जो विमर्श है, ये पूरा विमर्श इंपॉर्टेंट है। पूरा विमर्श आप देख रहे होंगे, रेड पेन से, हाईलाइटर से मार्क हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कणाद, जो कणाद है, एक आचार्य कणाद आएंगे, उन्होंने लौकिक कर्म 5 प्रकार के बताए हैं। तो नीचे एक श्लोक आया है, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनमिति। श्लोक याद मत करिएगा, हालांकि श्लोक नहीं है, बस को एक साथ लिखकर ऊपर चंद बिंदी लगा दी गई है। आप देख रहे होंगे संस्कृत में कुछ नहीं है, शब्दों को एक साथ लिखो, इति, प्रसारणम, जैसे गति, तो क्या कहते हैं, जैसे दोष है तो दोषम, गतिम, विषमम, विषमाशनम, आगे कहते हैं कुछ कुल तरीके से। संस्कृत क्या होती है, हिंदी का अगर आप श्रृंगार कर दो, या हिंदी को अगर तैयार कर दो, उसका डेकोरेशन अगर आप कर दो, तो क्या हो जाती है, आपकी संस्कृत तैयार हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था संस्कृत क्या है, कुछ नहीं है, हिंदी का बस आपको मेकअप कर देना है, तो आपकी संस्कृत तैयार हो जाएगी। अब देखिए जो कर्म है, कणाद ने 5 प्रकार के बताए। पहला उत्क्षेपण, तो इनका मतलब बता देता हूँ। उत्क्षेपण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का ऊपर की तरफ जो गति होती है, ये कह सकते हैं जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है, डेट इज उत्क्षेपण। अवक्षेपण जो नीचे की तरफ गति है, या अधो तरफ, अधो भाग की तरफ जो गति है, डेट इज अवक्षेपण। उत्क्षेपण मतलब जो ऊर्ध्व गति है, अवक्षेपण जो अधोगति है, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, ये कह सकते हैं, सॉरी, या मतलब कह सकते हैं खींचना, सिकुड़ना, खींचना, ये कह सकते हो समीप आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, एक ही मतलब है तीनों को, जैसे मैंने कह दिया एक सेल है, ठीक है, ये कोई भी सेल है, कोई भी एक देश या कोई भी एक जगह है, मैंने बोल दिया इसका आकुंचन हो रहा है, यानी सिकुड़ रही है। सिकुड़ेगी मतलब क्या होगी, बाउंड्रीज की दिन पे दिन छोटी होती जाएंगी, छोटी हो रही है, मतलब ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, यानी इसकी बाउंड्रीज आपस में पास आ रही है, समीप आ रही है। तो आकुंचन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, समीप आना, खींचना, ठीक है। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या मतलब होता है, फैलना। गमन का मतलब क्या होता है, गति करना। दोबारा सुनेंगे, उत्क्षेपण का मतलब ऊर्ध्व, यानी ऊपर की तरफ गति। अब चिपड़ का मतलब नीचे की तरफ गति। आकुंचन का मतलब सिकुड़ना। प्रसारण का मतलब फैलना, अपनी जगह को, अपने स्थान को बढ़ाना। गमन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करना, दैट इज गमन।
अब देखिए आगे बात करेंगे, आचार्य चरक ने पंचकर्म बताए हैं। पंचकर्म कौन कौन से होते हैं? वमन होता है, विरेचन होता है, निर्वण वस्ती, अनुवासन वस्ती और नस्य। इनको आपको ध्यान करना। देखिए कर्म है, कर्म के अंदर आपको सब लिखना है। करार ने 5 बताए हैं, आयुर्वेद ने 5 बताए हैं, चिकित्सा शास्त्र में क्या कहते हैं 3 बताए गए हैं। ये सब जितना आप लिख दोगे 5 नंबर 15 नंबर का सब मैटर आपको तैयार होता जा रहा है। अगर पेपर में कर्म लिखने को आ जाता है 15 नंबर में, तो आपको सब करार ने 5 प्रकार का बताया, उत क्षेपणम अपक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनम इति कर्माणि। ये करार ने बताया है, इन चारों 5 के बारे में लिख देना है। फिर आयुर्वेद में पंचकर्म बताए गए हैं, वमन है, विरेचन है, निर्वण है, आसन है, नस्य है। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। जैसे पूर्व कर्म में क्या हो जाता है? स्नेह स्वेदन। सबसे बेस्ट एग्जांपल पंचकर्म आपको दे देता हूँ। पूर्व कर्म में क्या है? स्नेह स्वेदन, यानी जो अपन क्या कहते हैं पूर्व कर्म मतलब जिन ट्रीटमेंट उससे पहले करते हैं, दैट इज पूर्व कर्म। जैसे सर्जरी होती है, तो सर्जरी करने से पहले अपन प्री ऑपरेटिव थेरेपी करते हैं। लाइक प्री ऑपरेटिव में जैसे अगर उसको पेन किलर देना है, अगर उसको कहते हैं, अगर आपको उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं, या जो भी उसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देने हैं, दैट इज एक तरीके से पूर्व कर्म। यानी ऑपरेशन से करने से पहले जो भी प्रोसेस आपको करनी है, दैट इज पूर्व कर्म। प्रधान कर्म जो मेजर आपकी सर्जरी है, मेजर प्रोसीजर्स है, दैट इज प्रधान कर्म। और पश्चात कर्म मतलब जो प्री पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको लाइफ टाइम स्टेरॉइड्स खाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं उसकी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो उसका ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो को ध्यान करना है। पूर्व का मतलब प्री ऑपरेटिव, प्रधान का मतलब ऑपरेशन, पश्चात का मतलब आपका पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो 3 प्रकार के चिकित्सा शास्त्र में कर्म बताए गए, पूर्व, प्रधान, पश्चात। आगे बात करेंगे, आगे बता रही है आपकी समवाय की। देखिए समवाय मतलब क्या होता है? जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे मैंने बताया था कि शब्द गुण जो है आकाश महाभूत से अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि में से उष्णता अलग नहीं की जा सकती, जल में से द्रवता लिक्विडनेस फ्लूइडिटी अलग नहीं की जा सकती, पृथ्वी महाभूत में से गुरुता हैवीनेस अलग नहीं की जा सकती। ये क्या है? अपृथक है। ठीक है, भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता, आत्मा और शरीर को अलग नहीं किया जा सकता। डेट इज समवाय। समवाय का मतलब अपृथक भावो। तो आपको समवाय के लिए याद लाइन याद करनी है, समवायो अपृथक भावो। ये पूरा श्लोक आपको याद नहीं करना, इसमें 2 पॉइंट याद करने हैं, समवायो अपृथक भावो, दूसरा नित्यो, जो लगातार बना रहे। मैंने बोला शब्द के अंदर अगर आकाश रह रहा है, ठीक है, सॉरी ये कह सकते हैं, अगर आकाश के अंदर शब्द गुण रह रहा है, तो वो शब्द गुण आकाश के अंदर हमेशा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह रह रहा है शाम को नहीं रहेगा। अगर भक्त भगवान का जो रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि कभी है कभी नहीं है। भक्त और भगवान का रिलेशन हमेशा रहेगा। फूल में अगर क्या कहते हैं, मैंने बोला कि फूल के अंदर जो महक है, ठीक है, वो भी हमेशा रहेगी। ये नहीं कि फूल अभी महक दे रहा है, बाद में महक नहीं देगा। वो बात अलग है कि फूल की डेथ हो जाए। ठीक है, समवाय मतलब क्या मतलब है कि समवाय मतलब ऐसे गुण या ऐसी वस्तुएं जो आपस में एक साथ रहती हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपने अलग किया, अलग करने की कोशिश करी, तो वो द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। यानी कुछ गुणों या कुछ गुण द्रव्य में ऐसे होते हैं जो उसमें अपृथक भाव से यानी अलग नहीं होते। अगर आप उनको अलग करना चाहोगे, तो द्रव्य की क्या कहते हैं विनाश हो जाएगा, द्रव्य की उत्पत्ति जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गुण इसमें से अलग नहीं होगा। ठीक है, तो लिख रहा है कहते हैं यही समवायो अपृथक भावो। समवायो अपृथक भावो यानी अलग ना होना ही समवाय संबंध है। भूम्य आदि नाम, भूम्य मतलब पृथ्वी, आदि मतलब बचे हुए 5 महाभूत। बचे कुछ 5 महाभूत के जो भी अपने अपने गुण हैं, उसमें यो भी क्या कहते हैं अपने, जैसे क्या कहते हैं पृथ्वी का क्या होता है आपको पता है, गंध। जल का क्या होता है? रस होता है। अग्नि का क्या होता है? रूप होता है। जितने भी ये गुण हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है? अपृथक भावो। यानी पृथ्वी महाभूत अपने गंध गुण से अलग नहीं होगा, जल महाभूत अपने द्रव से अलग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान करना है। नित्य और लगातार बना रहता है। ठीक है, तो आगे रेड पेन से एक बात तो लिख रही है, दोषों की विषमता। ये अपन बेसिकली रोग निदान पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक होता है समवायी कारण जो कंपलसरी है, एक होता है असमवायी जो कंपलसरी नहीं है। निमित्त क्या होता है? जो जोड़ता है चीजों को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। रोग की उत्पत्ति होती है जब दोषों में विषमता है। कुछ ये बताइए कि अगर दोषों में विषमता नहीं हो रही, यानी ना दोष बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो क्या रोग की उत्पत्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी रोग की उत्पत्ति के लिए दोषों में विषमता होना अनिवार्य है। दोबारा सुनेंगे, रोग की उत्पत्ति होने के लिए दोषों में विषमता का होना अनिवार्य है। अगर दोषों में विषमता नहीं होगी, तो रोग की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना है, समवायी कारण क्या होता है? रोग के लिए दोषों की विषमता। जब तक दोषों में ऊपर नीचे नहीं होगा, बदलाव या उतार चढ़ाव नहीं होंगे, तब तक रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। असमवायी कारण क्या है? दोष दूष्य सम्मोचना। दोष क्या है? यानी जैसे वात पित्त कफ। दूष्य मतलब जो दूषित हो रहा है, जैसे वात ने अगर अस्थि को दूषित करा, तो अस्थि क्या है? दूषित।
दोष क्या है, वात। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, असमवायी कारण, ठीक है, दैट इज असमवायी कारण। मिथ्या आहार विहार दैट निमित्त कारण, निमित्त कारण तो जो एड ऑन हो रहा है, जो मदद कर रहा है, यानी जो तीसरा कारण जो समवायी और असमवायी से हटकर है, लेकिन जो रोग की उत्पत्ति में कारण बन रहा है या मदद कर रहा है, दैट इज निमित्त कारण, मिथ्या आहार विहार। अगर आपने उल्टा सीधा आहार विहार करा, मिथ्या आहार विहार करा, तभी तो दोषों का प्रकोप हुआ, तभी तो दोषों विषम विषमता हुई, और दोषों की विषमता होने से रोग की उत्पत्ति हो गई। तो जो रोग की उत्पत्ति हो रही है किस कारण हो रही है, दोषों विषमता से। तो दोषों की विषमता क्या हो गया, समवायी कारण हो गया। दोष दोष समूचना क्या है, असमवायी कारण है। निमित्त कारण क्या है, मिथ्या आहार विहार। जितना समझ में आ गया रट लेंगे, अभी इसको डिटेल में रोग जाने पड़ते हैं इसको। फिर देखिए तीन प्रकार के लौकिक कर्म बताएं किसने, चक्रपाणी ने। सत्प्रत्यय, असत्प्रत्यय, अप्रत्यय। अभी तीनों को देखेंगे। देखिए सत्प्रत्यय, जो काम आपके हो रहा है। असत प्रत्यय, जो आपके काम आपके होशोवास में नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हैं आपके संज्ञान में ना होकर हो रहा है, ठीक है। चलो ये इसका इसको अभी अपन आगे ही देखेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर इसको समझाने का मतलब नहीं है। चलिए पहले इसी को बता देते हैं, नीचे दे रखा है इसके बारे में। आपको बस इसके बारे में एक एक लाइन याद करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसी को खत्म कर देता हूँ। देखिए देखिए ये आया, ये मैंने आपको बताया था सत्प्रत्यय क्या होता है, जो ज्ञान आपके संज्ञान पूर्वक हो रहा है, मतलब जिसका आपको ज्ञान है। तो मैंने लिख भी रखा है, सोच कर करने वाला जो कर्म होता है, दैट इज सत्प्रत्यय। असत प्रत्यय क्या है, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जैसे मैंने बोला, क्या कहते हैं, जैसे एक गेंद है, इसमें एक एग्जांपल रखा, गेंद है, उसको आपने नीचे फेंका, ठीक है, तो क्या होगी, वो उछलकर दोबारा ऊपर आएगी, ठीक है। फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। यानी आप तो एक बार गेंद छोड़ के चले गए, आपको लगा वो गेंद नीचे आ जाएगी, लेकिन वो गेंद उछलकर वापस से ऊपर चली गई। तो ये क्या हुआ, आपके अज्ञान की वजह से हुआ। क्यों, क्योंकि आपको इसका ज्ञान नहीं था कि बॉल उछल के दोबारा ऊपर जा सकती है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने क्या करा, आपकी जो बॉल है वो ऊपर टेरिस पर चली गई, आपने बॉल को नीचे फेंक दिया, लेकिन बॉल नीचे आई, उछल कर टकरा करके बाउंस में हो गई, वापस से चली गई। तो आपको क्या लगा, क्या कहते हैं, बॉल नीचे आ गई होगी, तो लेकिन बॉल उछल करके वापस ऊपर चली गई। दैट इज अज्ञान पूर्वक ज्ञान, दैट इज असत प्रत्यय। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना ध्यान करना है। सत्य प्रत्यय का मतलब जो काम ज्ञान पूर्वक हो रहा है। जैसे मैं अपनी मर्जी से आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान पूर्वक है ये। आप अपनी मर्जी से क्लास में आए, ये ज्ञान पूर्वक है। अज्ञान पूर्वक जो आपको पता नहीं था, या आपकी मर्जी के बगैर हो गया। जैसे आपने बॉल नीचे फेंकना चाहिए थी, लेकिन नीचे से टकरा के वापस आ गई, ये अज्ञान पूर्वक हो गया, दैट इज असत प्रत्यय। अप्रत्यय, जो अचेतन अवस्था में हो, ठीक है, जो अचेतन अवस्था में हो। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे आप सो रहे हैं, ठीक है, जो आप सो रहे हैं, डेट इज, और फिर सोने के बाद कोई क्रियाएं हो रही है, जैसे आप खर्राटे ले रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, डेट इज अप्रत्यय। क्यों, क्योंकि उस टाइम आप चेतन अवस्था में नहीं है, आप अपने होशोवास में नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है इनके बारे में। सत्प्रत्यय क्या है, असत्प्रत्यय क्या है, अप्रत्यय क्या है। तीन प्रकार के लौकिक कर्म किसने होता है, चक्रपाणी होता है। सत्प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो काम आप सोच समझ के कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं। असत्प्रत्यय, इसमें आप कॉन्शियस तो हैं, लेकिन अज्ञान पूर्वक हो रहा है काम, जैसे गेंद वाला एग्जाम्पल था। अप्रत्यय में कॉन्शियस ही नहीं है, यानी स्टार्टिंग की दो कंडीशन में आप कॉन्शियस हैं, लास्ट की तीसरी कंडीशन में आप कॉन्शियस ही नहीं है। अच्छा देखिए, दोबारा बताता हूँ, इन दोनों में क्या है, कॉन्शियस है, इसमें क्या है, अनकॉन्शियस है। डिफरेंस क्या है स्टार्टिंग के दो में, पहला काम सोच समझ के हो रहा है, दूसरा काम बिना सोचे समझे हो रहा है, अज्ञान वश हो रहा है। आइए वापस हम ऊपर थे, अभी ऊपर वाला चीजें नहीं हुई है, ये बीच में आ जाती है ऐसी चीजें, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीजें ऊपर बताता तो क्या होता, आपको समझ में नहीं आता कि किताब में कहाँ दे रखा है, इसलिए मैं नीचे लेकर गया आपको, जिससे आपको ये पता पड़ेगी बुक में हमारा दे रखा है, और हमको कितना डिटेल पढ़ना, आपको कितना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको कितना सा पढ़ना है जितना मैंने लिख रखा है। ज्ञानवश, अज्ञानवश, अचेतन, ज्ञानवश, अज्ञानवश, अचेतन, ठीक है। तो बस आपको ये बात ध्यान करनी है, दैट इज ज्ञानवश, दैट इज अज्ञानवश, और दैट इज अचेतन, ठीक है। अपन हम आगे की बात करेंगे फटाफट। देखिए आगे आ रहा है द्रव्य का लक्षण। श्लोक मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, मार्क करेंगे। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारण संभव यत्र द्रव्यम, यानी द्रव्य क्या होता है, जिसके अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। जिसके अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, दैट इज द्रव्य, ठीक है। तो को ध्यान रखना है, द्रव्य क्या है, जिसके अंदर गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। फर्स्ट ईयर में द्रव्य नाम का एक अलग से चैप्टर था। फिर द्रव्य आगे बढ़ देंगे, कारण द्रव्य, कर्म द्रव्य, ठीक, वो कारण द्रव्य और क्या कहते हैं, कर्म द्रव्य, अपन ऐसे करके बांट देते हैं। तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि उतना अपन ऊपर ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि कारण द्रव्य न होते हैं। और जो आपके कार्य द्रव्य दो प्रकार के बांटे गए हैं, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। चेतन दो है, फिर अचेतन दो है, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन अपन ओपन कर चुके हैं, बार बार उस क्लासिफिकेशन में अपन नहीं जाएंगे। अब देखिए, जो पर द्रव्य का लक्षण बताया गया, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संभाय यत तद द्रव्यम, ये श्लोक आपको पहली बात याद करना है। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं, वो द्रव्य होता है। अब देखिए, यही परिभाषा आपके सुश्रुत ने दिया, किसने दिया, आपके सुश्रुत ने दिया। देखिए थोड़ा सा चेंज है, नीचे आपको दिख रहा होगा, यथा क्रिया गुणवतः समवायी कारणम द्रव्य। देखिए मतलब इसी एक ही है, यथा क्रिया गुणवतः, जहां पर क्रिया यानी कर्म
और गुण रहते हैं, कैसे रहते हैं, समवायी कारक से रहते हैं, द्रव्यम वही द्रव्य है। लेकिन आपको याद कैसे करना, देखिए यहाँ पर कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर पेपर में ये श्लोक डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं ये किस आचार्य ने दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, ऊपर वाला आचार्य चरक का श्लोक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कौन सा श्लोक कौन से आचार्य ने दिया। अगर कुछ श्लोक को याद नहीं तो उन्हें पहचान बना लो कि ये श्लोक है, ये श्लोक भागवत का है, ये श्लोक चरक का है, ये सुश्रुत का है। ठीक, आगे दे रखा है द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचनाम, ये रस वैशेषिक नागार्जुन ने दिया है। फिर अगला दे रखा है रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यत आश्रय नाम भूताम तद द्रव्यम। आपको इसमें से एक भी श्लोक याद नहीं करना, ये ऊपर वाला श्लोक याद करना है बस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर याद जाता है रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम, तो ये किसने दिया है, तो पता होना चाहिए रस आदि नाम पंचानाम किसने दिया, भाव प्रकाश ने दिया है। द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम किसने दिया है, ये रस वैशेषिक नागार्जुन ने दिया है। सिंपल है। आपको रेफरेंस पता होना चाहिए, मैंने बता दिया क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो जाती है तो अच्छी बात है, अपन मर्म पढ़ते थे मर्म की काफी डेफिनेशन याद कर देते। अगर इसी तरीके से अगर आपको द्रव्य की काफी सारी डेफिनेशन याद हो जा रही है तो आप 15 नंबर के क्वेश्चन में और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रही तो टेंशन की बात नहीं है, ऊपर वाली डेफिनेशन मस्ट है, नीचे वाली के रेफरेंसेस पता होनी चाहिए, कौन सी सुश्रुत ने दिया है, कौन सा नागार्जुन ने दिया है, कौन सा भाव प्रकाश ने दिया है। ठीक है, अपन नीचे आएंगे थोड़ा सा और, तो ये बातें भी हमारी हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मन के बारे में बात आ रही है। ठीक है, मन के बारे में बात आ रही है, तो देखिए थोड़ा सा इसको बताने से पहले, चलो इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, ये लंबा टॉपिक है। फिलहाल मुझे ये बताइए यहाँ तक कुछ समस्या, मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ आप लोगों का।